हम सभी के लिए जरा इस दृश्य की कल्पना करना काफी दिलचस्प होगा। हम्म। मान लीजिए आप सुबह उठते हैं, अपना फोन उठाते हैं। हाँ, जैसे कि हम सब रोज ही करते हैं। बिल्कुल। और अचानक स्क्रीन पर आपको कोई बहुत ही परिचित चेहरा दिखता है। वो हम्म। मान लीजिए वो आपके परदादा हैं, या शायद इतिहास के पन्नों से महात्मा गांधी या फिर अब्राहम लिंकन। अच्छा, मतलब एकदम असली वीडियो की तरह। एकदम असली। उनके चेहरे की झुर्रियाँ, उनके बोलने का जो एक खास अंदाज होता है, उनकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, मतलब सब कुछ हूबहू वैसा ही है। ये तो सुनकर ही थोड़ा अजीब लग रहा है। अजीब तो तब लगेगा जब आप ध्यान से सुनेंगे कि वो कह क्या रहे हैं। हो सकता है वो किसी ऐसी नई राजनीतिक विचारधारा का समर्थन कर रहे हों जो उनके जीवन काल में थी ही नहीं। ओहो। या शायद, और ये सोचकर ही हंसी आती है, वो कोई नया एनर्जी ड्रिंक बेच रहे हों। बाप रे, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लग रहा है। लेकिन पेच यही है, ये कोई विज्ञान कथा नहीं है। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ओपन एआई का जो नया वीडियो जनरेशन टूल है ना, सोरा। हाँ, सोरा। तो सोरा आज तकनीकी रूप से ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम है। और आज की इस गहन चर्चा में हम इन्हीं स्रोतों का विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि जब अत्याधुनिक तकनीक और हमारी मानवीय पहचान आमने सामने आते हैं, मतलब जब वो टकराते हैं, तो वास्तव में क्या टूटता है और क्या नया बनता है। सही कहा। मैं एक बात कहूं, ये जो शुरुआत है ना, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, जब हम सोरा जैसे अत्याधुनिक एआई टूल्स की बात करते हैं तो अक्सर हमारी चर्चा बस इस बात पर सिमट कर रह जाती है कि वीडियो का रेजोल्यूशन कितना अच्छा है। हाँ, या पिक्सल कितने साफ हैं, फ्रेम रेट क्या है। बिल्कुल। लेकिन हमारे आज के जो स्रोत हैं वो हमें एक बहुत गहरे और सच कहूँ तो थोड़े डरावने नैतिक और कानूनी दलदल की ओर ले जाते हैं। दलदल मतलब आप इसे सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का अपडेट नहीं मान रही? एकदम नहीं। ये सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये तो उस बुनियादी सवाल से जुड़ा है कि आखिर सच्चाई क्या है, और उससे भी बड़ी बात किसी इंसान की पहचान का असल मालिक कौन है। ये मालिक वाली बात बहुत गहरी है। और श्रोताओं के लिए आज इसी सवाल को समझने के लिए हम दो बहुत ही अलग दिखने वाले स्रोतों को एक साथ रखकर देख रहे हैं। हाँ, जो सतह पर तो अलग लगते हैं पर भीतर से गहराई से जुड़े हैं। बिल्कुल। एक तरफ हमारे पास ओपन एआई के इस सोरा ऐप की तकनीकी क्षमताओं का विवरण है, खासकर ऐतिहासिक और मृत हस्तियों के डिजिटल पुनर्जन्म के बारे में। और दूसरी तरफ हमारे पास द गार्जियन जैसे एक बहुत ही पुराने और स्थापित समाचार संस्थान की एक विशेष अपील है, जहां वे स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए पाठकों से आर्थिक सहयोग मांग रहे हैं। तो श्रोताओं को लग सकता है कि एक एआई वीडियो टूल और एक अखबार की फंडिंग की अपील में भला क्या संबंध हो सकता है। हम पहली नज़र में तो कोई संबंध नहीं दिखता, लेकिन जैसे जैसे हम आज गहराई में जाएंगे ये साफ हो जाएगा कि ये दोनों असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एकदम सही कहा। और इस संबंध को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले इस तकनीक के काम करने के तरीके को समझना होगा, मतलब इसके मैकेनिज्म को। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई आम फोटोशॉप तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। स्रोत के अनुसार सोरा केवल इंटरनेट से पुरानी तस्वीरें उठाकर उन्हें बस जोड़ता नहीं है। तो फिर ये करता क्या है? ये उससे कहीं आगे की चीज है। असल में ये टूल लाखों करोड़ों वीडियो और इमेजरी के डेटा सेट पर ट्रेन किया गया है। यानी इसने बहुत सारा डेटा देखा हुआ है। हाँ, जब इसे किसी मृत व्यक्ति का वीडियो बनाने के लिए कहा जाता है तो ये उस व्यक्ति की पुरानी फुटेज का बहुत बारीकी से विश्लेषण करता है। अच्छा, मतलब वो इंसान कैसे हिलता डुलता था। बिल्कुल। ये समझता है कि जब वो व्यक्ति मुस्कुराता था तो उसकी आंखों के पास की मांसपेशियां कैसे सिकुड़ती थीं, या जब वो बोलता था तो होठों का मूवमेंट कैसा होता था। अरे बाप रे, इतनी गहराई से? हाँ, और फिर ये उस पूरी जानकारी का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल नया ऐसा वीडियो बना देता है जो पहले कभी वजूद में था ही नहीं। एक मिनट रुकिए, यहाँ मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। मैं सोच रहा था कि क्या हम कुछ ज्यादा ही चिंता नहीं कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरा मतलब है, देखिए, लोग तो सदियों से मशहूर हस्तियों की नकल करते आ रहे हैं ना। थिएटर में देख लीजिए, फिल्मों में या टीवी पर मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं। हाँ, वो तो ऐतिहासिक हस्तियों की नकल हमेशा से उतारते हैं। वही तो। अगर कोई बहुत ही मंझा हुआ अभिनेता किसी फिल्म में किसी पुराने राजनेता का रोल कर सकता है और उसके जैसे ही डायलॉग बोल सकता है, तो फिर एआई के इन वीडियो को लेकर इतना हंगामा क्यों है? दोनों में फर्क ही क्या है?
ये बहुत ही लाजवाब सवाल है और असल में अक्सर लोग इसी तुलना में उलझ जाते हैं। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था कि दोनों एक ही बात तो हैं। नहीं, एक बहुत बड़ा फर्क है। एक अभिनेता की नकल और सोरा जैसे टूल द्वारा बनाए गए इन डीप फेक वीडियो में एक बुनियादी फर्क है। वो क्या? देखिए, जब आप कोई फिल्म देखते हैं या किसी मिमिक्री आर्टिस्ट को देखते हैं तो आपके दिमाग को ये पता होता है कि ये एक कला है। मतलब हमें पता है कि वो एक्टिंग कर रहा है। बिल्कुल, ये एक इंसान है जो किसी और का अभिनय कर रहा है। इसे हम सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कहते हैं। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। हाँ, यानी आप कुछ देर के लिए अपनी तार्किक सोच को किनारे रख देते हैं और बस कहानी का मजा लेते हैं। आपको पता है कि सामने वाला गांधी जी नहीं है, वो एक एक्टर है। हाँ, ये बात तो है। हम बेवकूफ नहीं बन रहे होते, हम बस एंजॉय कर रहे होते। सही कहा। लेकिन एआई द्वारा बनाए गए वीडियो का तो पूरा उद्देश्य ही इस अंतर को मिटाना है। वो कोई अभिनय नहीं कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है? वो सीधे तौर पर सच्चाई का दावा कर रहा है। जब सोरा किसी मृत व्यक्ति का वीडियो बनाता है तो वो इतना असली होता है कि वो दर्शक के दिमाग को चकमा दे देता है। मतलब दर्शक को लगेगा कि ये कोई असली पुराना वीडियो है। बिल्कुल, दर्शक को लगता है कि वो कोई पुरानी आर्काइवल फुटेज देख रहा है जो शायद हाल ही में कहीं से मिल गई है। अब समझ आया। ये बहुत सच में गहरी है। मतलब खतरा अभिनय में नहीं है, खतरा इस बात में है कि झूठ खुद को सच के लिबास में पेश कर रहा है। एकदम सटीक बात पकड़ी आपने। और स्रोत में एक बहुत ही अहम बिंदु उठाया गया है, काल्पनिक संवाद या फिक्शनल डायलॉग्स का। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। सोचिए, अगर तकनीक किसी भी चेहरे से कुछ भी बुलवा सकती है तो ये सीधे तौर पर उस व्यक्ति की विरासत के साथ खिलवाड़ है ना। ये ना एक डिजिटल कठपुतली के खेल जैसा है। डिजिटल कठपुतली, ये अच्छा शब्द है ना। देखिए, धागे कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई के हाथ में है। तकनीक उस कठपुतली को नचा रही है, लेकिन चेहरा किसी ऐसे इंसान का है जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो अब अपना बचाव नहीं कर सकता। बिल्कुल, वो अपना विरोध दर्ज नहीं करा सकता कि भाई मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। आपकी ये डिजिटल कठपुतली वाली उपमा पूरी तरह से सटीक बैठती है। और इस उपमा में जो सबसे खतरनाक बात छिपी है ना, वो है सहमति यानी कंसेंट का गायब होना। कंसेंट? इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगी? मैं समझाती हूँ। देखिए, जब हम जीवित होते हैं तो हमारे पास एक एजेंसी होती है, मतलब हमारा खुद पर अधिकार होता है। हाँ, हम तय करते हैं कि हमें क्या करना है। बिल्कुल, हम तय कर सकते हैं कि हम किस ब्रांड का प्रचार करेंगे, हम किस राजनीतिक दल का समर्थन करेंगे और हमारे निजी विचार क्या हैं। और अगर कोई हमारी मर्जी के बिना हमारी तस्वीर छापे तो हम केस कर सकते हैं। के बाद किसी भी इंसान का चेहरा, उसकी आवाज और उसकी पहचान रातों रात सार्वजनिक संपत्ति बन जाती है। पब्लिक डोमेन, मतलब कोई भी इस्तेमाल कर ले। हाँ, क्या इसे सिर्फ इसलिए लावारिस छोड़ देना चाहिए ताकि कोई भी टेक कंपनी अपने मुनाफे के लिए इसका इस्तेमाल कर सके? ये वो नैतिक संकट है जिसे हमारे स्रोत इतनी प्रमुखता से उजागर करते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर ये इतना ही बड़ा नैतिक संकट है और ये सरासर गलत लगता है, तो फिर ऐतिहासिक हस्तियों या आम मृत लोगों के परिवार इन एआई कंपनियों पर मुकदमा क्यों नहीं कर देते? ये सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना है नहीं। देखिए, मैं इसे ना एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझने की कोशिश करता हूँ। जब कोई व्यक्ति दुनिया से जाता है तो उसकी भौतिक संपत्ति, जैसे कि उसका घर, उसकी जमीन, उसकी कार या बैंक बैलेंस, हाँ, वो सब तो परिवार को मिल जाता है। बिल्कुल, वो स्पष्ट रूप से उसके परिवार या कानूनी वारिस को मिल जाती है। और इसके लिए हमारे समाज में सदियों पुराने और बेहद मजबूत कानून मौजूद हैं। सही बात है, प्रॉपर्टी लॉज तो बहुत स्पष्ट हैं। तो फिर क्या आज के इस एआई संचालित डिजिटल युग में किसी व्यक्ति की शक्ल, उसकी आवाज और उसकी जो डिजिटल पहचान है, उसे भी उसी तरह एक संपत्ति या प्रॉपर्टी नहीं माना जाना चाहिए जो उसके परिवार को विरासत में मिले? आपकी संपत्ति वाली ये उपमा बहुत तार्किक लगती है, लेकिन असल में पेंच यही है। यहीं आकर हमारा पूरा कानूनी ढांचा उलझ जाता है और सच कहूं तो चरमरा जाता है। ऐसा क्यों? कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। देखिए, आपने घर या जमीन का उदाहरण दिया है ना, वो भौतिक चीजें हैं। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी है। बिल्कुल, उनकी सीमाएं तय हैं। आप उन्हें छू सकते हैं, उन्हें कागजों पर नाप सकते हैं कि इतने गज जमीन है। समझ रहा हूँ। लेकिन किसी व्यक्ति की आवाज की खनक
या उसके मुस्कुराने के खास तरीके को आप किसी संपत्ति के कागजात में कैसे बांधेंगे? ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। स्रोत इस बात पर स्पष्ट रूप से जोर देते हैं कि वर्तमान कानून इस मुद्दे पर पूरी तरह से अस्पष्ट है, वो मौन है। असल में हम एक विशाल कानूनी शून्यता या कह लें लीगल वैक्यूम के दौर से गुजर रहे हैं। थोड़ा विस्तार से समझाइए ना। ये कानूनी शून्यता आखिर पैदा कैसे हुई? क्या हमारे पास कॉपीराइट जैसे कानून नहीं है? मेरा मतलब है, गाने और किताबों पर तो कॉपीराइट होता है। यही तो असली पेंच है। कॉपीराइट कानून किसी फिक्स्ड वर्क की सुरक्षा करते हैं। फिक्स्ड वर्क मतलब जो बन चुका है। हाँ, जैसे कि कोई खींची गई तस्वीर, कोई लिखी गई किताब या फिर रिकॉर्ड किया गया गाना। अगर कोई कंपनी किसी मशहूर व्यक्ति की एक खास तस्वीर चुराती है तो वो कॉपीराइट का उल्लंघन होता है। हाँ, तब तो वो कोर्ट जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन सोरा जैसी एआई तकनीक किसी एक तस्वीर को कॉपी नहीं करती। तो वो क्या करती है? वो लाखों तस्वीरों का विश्लेषण करके उस व्यक्ति के चेहरे का जो एक आइडिया है या जो उसका गणितीय मॉडल है वो सीख लेती है। मतलब वो पैटर्न समझ लेती है। सही कहा। और हमारे दुनिया भर के कानून किसी आइडिया या चेहरे के भाव को कॉपीराइट नहीं दे सकते। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा लूपहोल है। बहुत बड़ा। इसके अलावा एक और चीज होती है, व्यक्तित्व के अधिकार या पर्सनैलिटी राइट्स। ये मृत्यु के बाद कितने समय तक लागू रहते हैं, इस पर हर देश बल्कि हर राज्य के नियम अलग अलग हैं। अच्छा, कोई एक नियम नहीं है? बिल्कुल नहीं। कहीं ये अधिकार मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाते हैं तो कहीं 50 साल तक चलते हैं। और इसी कानूनी अस्पष्टता का फायदा आज ये एआई कंपनियां उठा रही हैं। इसका मतलब है कि मृत हस्तियों के परिवारों और वंशजों के सामने एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो हताश करने वाली लड़ाई खड़ी है। बिल्कुल, वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसके नियम अभी तक बने ही नहीं हैं। हाँ, एक तरफ वो तकनीक है जो कुछ भी बना सकती है और दूसरी तरफ वो कानून है जो 100 साल पुरानी दुनिया के हिसाब से लिखे गए थे। एकदम सही। स्रोत में इस बात का साफ जिक्र है कि परिवारों द्वारा अपने पूर्वजों की छवि पर कानूनी अधिकार की मांग को लेकर एक बहुत तेज बहस छिड़ गई है। लेकिन जब तक अदालतें कोई फैसला नहीं सुनाती तब तक एआई कंपनियां अपनी मनमानी कर ही सकती हैं। हाँ, और एक बात और, ये केवल मशहूर हस्तियों तक सीमित नहीं रहने वाला है। मतलब आम लोगों पर भी असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आज जो तकनीक बड़े नेताओं या अभिनेताओं के वीडियो बना रही है, कल वो किसी आम इंसान के दादा दादी के वीडियो भी बना सकती है। ये तो सच में डरावना है। ये कानूनी शून्यता एक बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा कर रही है, क्योंकि जब कानून समाज की रक्षा करने में विफल रहता है तो समाज में अविश्वास या डिस्ट्रस्ट फैलने लगता है। हाँ, लोग फिर किसी पर भरोसा नहीं करते। सही कहा। और ये अविश्वास हमें इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि खौफनाक मोड़ पर ले जाता है। मैं समझ रहा हूँ आप किस ओर इशारा कर रही हैं। अगर अदालतें और कानून तुरंत हमारी रक्षा नहीं कर सकते और हमारे चारों तरफ ऐसी वीडियो फैलने लगें जो बिल्कुल असली दिखते हों लेकिन हो पूरी तरह से नकली, हाँ, तो फिर क्या होगा? तो एक आम इंसान असली और नकली के बीच फर्क कैसे करेगा? ये तो जानकारी के एक युद्ध क्षेत्र, मतलब एक इंफॉर्मेशन बैटलफील्ड जैसा बन जाएगा। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, युद्ध क्षेत्र। और इस युद्ध क्षेत्र में एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन खतरनाक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा होता है। वो क्या है? इसे विशेषज्ञों की भाषा में लायर्स डिविडेंड कहा जाता है। लायर्स डिविडेंड मतलब झूठे व्यक्ति का फायदा? हाँ, बिल्कुल। सोचकर देखिए, जब दुनिया भर के लोगों को ये पता चल जाएगा कि एआई की मदद से किसी भी इंसान का कोई भी काम करते हुए या कुछ भी बोलते हुए बिल्कुल असली दिखने वाला वीडियो बनाया जा सकता है, तो फिर तो इसका सबसे बड़ा फायदा कौन उठाएगा? अरे एक मिनट, इसका फायदा तो वो लोग उठाएंगे जिन्होंने असल में कोई अपराध या गलत काम किया है। बिल्कुल सही पकड़े। हाँ, क्योंकि अगर उनका कोई असली वीडियो लीक भी हो जाए तो वो बड़ी आसानी से कह सकते हैं, अरे ये मैंने नहीं किया, ये तो एआई द्वारा बनाया गया डीप फेक है, ये तो सोरा ने बनाया। एकदम सही। अब आप डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं और यही वो बिंदु है जहां हमारे स्रोत का दूसरा हिस्सा इस पूरी पहेली में एकदम सटीक बैठता है। आप दिग्गार्जन की उस विशेष अपील की बात कर रही है ना? हाँ, बिल्कुल। तो चलिए अब उन डॉट्स को पूरी तरह कनेक्ट करते हैं। स्रोत में द गार्जियन ने पत्रकारिता की गुणवत्ता और अपनी वित्तीय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए पाठकों से सहयोग की अपील की है। हाँ, उन्होंने सीधे पाठकों से मदद मांगी है।
जो बात मुझे यहाँ सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो ये थी कि एक एआई टूल की चर्चा में हम अचानक एक अखबार की फंडिंग की बात क्यों कर रहे हैं, पर अब थोड़ा थोड़ा साफ हो रहा है। मैं इसे और साफ कर देती हूँ। देखिए, जब एआई के कारण क्या सच है और क्या झूठ, ये तय करना लगभग असंभव हो जाएगा, हाँ, जब आंखों पर ही भरोसा नहीं रहेगा तो तब हमारे पास सच को सामने लाने का एकमात्र साधन क्या बचेगा? वो साधन है स्वतंत्र, निष्पक्ष और उच्च गुणवत्ता वाली पत्रकारिता। बिल्कुल। जब कोई सनसनीखेज वीडियो रातों रात वायरल होता है तो एक आम नागरिक के पास ये जांचने के उपकरण या समय नहीं होता कि वीडियो असली है या सोरा द्वारा जनरेट किया गया है। हाँ, एक आम इंसान के लिए तो बस आंखों देखा ही सच होता है, उसे फॉरेंसिक जांच थोड़ी ना आती है। बिल्कुल नहीं आती। उस वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम जांचने के लिए, उसके मेटा डेटा का विश्लेषण करने के लिए या वीडियो में दिख रही जगह और समय की फॉरेंसिक जांच करने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत होती है। हाँ, विशेषज्ञों की जरूरत होती है। और इस पूरी प्रक्रिया में समय, मेहनत और सबसे महत्वपूर्ण चीज लगती है संसाधन, यानी रिसोर्सेस। ये तो बहुत ही असमान लड़ाई है, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है। वो कैसे? देखिए, एक तरफ किसी व्यक्ति को एक नकली एआई जनरेटेड वीडियो बनाने में शायद सिर्फ 10 सेकंड का समय लगेगा और कुछ रुपयों का खर्च आएगा। हाँ, एक प्रॉम्प्ट लिखा और वीडियो तैयार। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ एक समाचार संस्थान को उस वीडियो की सच्चाई की जांच करने, उसे गलत साबित करने और दुनिया के सामने असली तथ्य रखने में कई दिन और हजारों लाखों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है आज के समय की। झूठ का उत्पादन अब मुफ्त और असीमित हो गया है, जबकि सच को खोजने की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बहुत सही बात कही आपने। और यही वो असली वजह है जिसके कारण स्रोत में वित्तीय स्वतंत्रता पर इतना ज्यादा जोर दिया गया है। फंडिंग क्यों जरूरी है? सोचिए, अगर पत्रकारिता वित्तीय रूप से मजबूत नहीं होगी तो वो इस महंगे और तकनीकी रूप से जटिल सच को कैसे सामने लाएगी? हाँ, बिना पैसों के वो तकनीक का मुकाबला कैसे करेंगे? और इससे भी बड़ा सवाल ये है, अगर कोई मीडिया संस्थान अपनी फंडिंग के लिए उन्हीं बड़ी टेक कंपनियों या शक्तिशाली लोगों पर निर्भर है जो इन एआई टूल्स का निर्माण या दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वो उनके खिलाफ कैसे लिखेंगे? बिल्कुल। क्या वो मीडिया संस्थान कभी उनके खिलाफ निष्पक्ष होकर जांच कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कभी नहीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो जाएगी। एकदम। वित्तीय स्वतंत्रता सीधे तौर पर बिना किसी दबाव के सच्चाई दिखाने की क्षमता से जुड़ी है। द गार्डियन की अपील वास्तव में सिर्फ एक अखबार को बचाने की अपील नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में उस ढाल को बचाने की अपील है जो भविष्य के इस डिजिटल मायाजाल में समाज की रक्षा कर सकती है। ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम आखिर किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम अक्सर तकनीक को एक जादुई छड़ी की तरह देखते हैं जो हमारी सारी समस्याएं सुलझा देगी। हाँ, हम हमेशा टेक्नोलॉजी को एक मसीहा मानते हैं। लेकिन यहाँ तो तकनीक खुद हमारी सबसे बुनियादी अवधारणा यानी जो हमारी सच्चाई है उसी के लिए एक चुनौती बन गई है। और इतिहास गवाह है कि जब भी कोई ऐसी तकनीक आती है जो समाज के बुनियादी ढांचे को हिला देती है तो उसका समाधान केवल और तकनीक बनाने में नहीं होता। तो समाधान कहाँ होता है? उसका समाधान समाज के संस्थानों को मजबूत करने में होता है। हमें ऐसे कानूनों की ज़रूरत है जो ये समझ सकें कि डिजिटल दुनिया में इंसान की पहचान का असल मतलब क्या है। हाँ, वो पुराने कानूनों से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। और हमें ऐसी पत्रकारिता की ज़रूरत है जो इतनी स्वतंत्र हो कि वो सच और झूठ की इस धुंध को चीरकर बाहर आ सके। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा के पन्नों को एक साथ समेटें तो मुझे लगता है कि तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे सुरा जैसी एआई तकनीक केवल हवा में कुछ नए पिक्सल या कोई शानदार वीडियो नहीं बना रही है। ये तो हमारी यादों, हमारे इतिहास और मृत लोगों की गरिमा के साथ खेल रही है। और हमने ये भी समझा कि कैसे हमारे वर्तमान कानून पूरी तरह से लाचार हैं। हाँ, जो कानून भौतिक संपत्ति के इर्द गिर्द बुने गए हैं वो इस डिजिटल पहचान के संकट के सामने बिल्कुल बौने और असहाय साबित हो रहे हैं। ये एक ऐसी कानूनी शून्यता है जिसका फायदा उठाकर इंसानियत की विरासत को हाईजैक किया जा सकता है। और अंत में हमने ये जाना कि झूठ के इस असीमित उत्पादन के दौर में स्वतंत्र और संसाधन संपन्न पत्रकारिता ही वो इकलौती रोशनी है जो हमें ये बता सकती है कि हम जो देख रहे हैं वो असली है या महज एक डिजिटल भ्रम है। बिल्कुल सही।
तकनीक का काम है सीमाओं को तोड़ना, लेकिन एक स्वस्थ समाज का काम है ये तय करना कि कौन सी सीमाएं टूटने के लिए नहीं बनी हैं। बहुत खूब कहा आपने। और इसी अहम विचार के साथ हम आज के इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। लेकिन हर बार की तरह हम इस चर्चा को बस यूं ही खत्म नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। जाने से पहले हम श्रोताओं के लिए एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहते हैं जो शायद स्रोत की पंक्तियों में सीधे तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन उसकी आत्मा से ही उपजता है। हम सभी के लिए ये विचार करना बहुत जरूरी है। आज हमने मृत हस्तियों और उनके डिजिटल पुनर्जन्म के बारे में बहुत विस्तार से बात की, लेकिन जरा एक पल के लिए अपने खुद के आज के बारे में सोचिए, हमारे रोजमर्रा के जीवन के बारे में। हाँ, हम सभी आज इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर अपनी अनगिनत तस्वीरें साझा करते हैं, है ना? रोज पोस्ट करते हैं। हम अपने वीडियो बनाते हैं, वॉइस नोट्स भेजते हैं, अपने विचार लिखते हैं। मतलब हम अपनी पूरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हम अनजाने में ही भविष्य के किसी शक्तिशाली एआई को वो कच्चा माल, वो रॉ मटेरियल सौंप रहे हैं, जिससे दशकों बाद जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे, वो हमारी मर्जी के बिना हमारे ही नए काल्पनिक रूप कर सकेगा? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या इस तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में हमारी पहचान, हमारी आवाज और हमारी सच्चाई भविष्य में कभी सचमुच हमारी रह पाएगी, या हम भी भविष्य की किसी तकनीक के लिए सिर्फ एक बिना धागों वाली डिजिटल कठपुतली बनकर रह जाएंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।